हेलो गाइस, आज मैं सोल सर्फर नाम की एक गेम एक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की शुरुआत में हम बेथनी हैमिल्टन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बचपन को याद कर रही है कि कैसे उसका बचपन सर्फिंग करते हुए बीता। उसकी फैमिली समुद्र के किनारे रहती थी, इसलिए उसके मोम डैड सर्फिंग के शौकीन थे। समुद्र की लहरों के प्रति उसका काफी लगाव था। उसके 2 बड़े भाई भी थे, नूह और टिम्मी। दरअसल वो उनसे छोटे होने के बाद भी वो उन दोनों को सर्फिंग में हरा दिया करती थी। सर्फिंग का उसे जुनून सवार था, जिसे उसकी सबसे अच्छी दोस्त अलाना ब्लैंचर्ड को भी काफी पसंद था। वो दोनों बचपन से ही साथ में रही। वे दोनों आमतौर पे एक साथ ही सर्फिंग किया करती थी और दोनों ही पेशेवर सर्फर बनने का सपना देख रही थी। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। बेथनी अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही है। वो रोज सर्फिंग करने के लिए समुद्र में जाती है और घंटों प्रैक्टिस करती है। ये उसका शौक नहीं, बल्कि उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक दिन दोपहर को बेथनी सर्फिंग कर रही थी। तभी उसका भाई नूह उसे किनारे से बुलाता है। वो याद दिलाता है कि उन्हें चर्च के लिए देर हो रही है, इसलिए बेथनी जल्दी से पानी से बाहर निकल के चर्च में अपनी फैमिली से मिलने जाती है। उस दौरान वो सिंगिंग प्रोग्राम को एंजॉय करती है, जहाँ पे सारा हिल नाम की सिंगर और अलाना भी शामिल है। उसके बाद बेथनी अपने कमरे में गिटार बजा रही थी। तभी वो खिड़की से बाहर देखती है। उसे उसकी मॉम शेरी और डैड टॉम सर्फिंग करते हुए दिखते हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने भाइयों को बताती है और वो तीनों बाहर चले जाते हैं अपने मोम डैड के साथ मौज मस्ती करने के लिए। वहीं हमें पता चलता है कि टॉम की इस सप्ताह हाल ही में घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी होने वाली है। फिर हमें उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। बेथनी और अलाना एक बीच पे जाते हैं जहाँ पे सर्फिंग गेम चल रहा था। वहाँ काफी सारे लोग भी थे। फिर सर्फिंग गेम शुरू होता है और अनाउंस्ड होता है कि पहले राउंड से 3 लोगों को अगले राउंड के लिए चुना जाएगा। उसके बाद गेम में भाग लेने वाले पानी में उतरते हैं और सही लहर आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस गेम का विनर वही होगा जो लहरों पे ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाएगा। इस गेम के पहले राउंड को 3 लड़कियां जीत जाती हैं, जहां पे बेथनी तीसरे स्थान पे है जबकि अलाना पहले स्थान पर है। बेथनी की कट्टर दुश्मन मोलिना बिर्च दूसरे स्थान पे है। वहीं हमें पता चलता है कि ये लड़की जीत हासिल करने के लिए गेम के रूल्स को तोड़ने से बिल्कुल भी नहीं कतराती। वो बेथनी को बार बार परेशान करती है, जिससे उसके लिए मुश्किलें पैदा हो रही हैं। हाफ टाइम के दौरान टॉम अपनी बेटी को शांत रहने और गेम में ध्यान देने के लिए कहता है, क्योंकि वो भी एक सर्फर है, इसलिए वो उसे कुछ टिप्स भी देता है, जिससे उसे काफी हिम्मत मिलती है और वो गेम को जीत जाती है। उसके बाद अनाउंस्ड होता है कि रिप कर्ल नाम की एक एजेंसी उन्हें गेम के लिए इनवाइट कर रही है। कुछ समय बाद बेथनी और अलाना मार्केट के पास मोलिना से मिलती हैं। मोलिना कहती है कि वो इस गेम को जीतने में अपनी पूरी ताकत लगा देगी। फिर अगले दिन बेथनी चर्च पे एक मिशन में जाती है और वो सारा से बात करती है। उनकी बातों से पता चलता है कि बेथनी और सारा को मेक्सिको के चर्च मिशन में शामिल होना था, लेकिन अब जब वो गेम के लिए चुनी गई है तो उसने मिशन से बाहर निकलने का फैसला किया है। सारा इस बात से थोड़ी निराश होती है। उसके बाद बेथनी अपनी मोम को इसके बारे में बताती है। वो पूछती है कि क्या उसका डिसीजन सही है, तो उसकी मोम शेरी कहती है कि ये उसका डिसीजन है और उसे कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। उस शाम अलाना बेथनी के घर पहुंचती है और वे चुपके से रात में सर्फिंग करने निकल जाते हैं। हालांकि इसकी खबर शेरी को भी थी, जिस बात पे अगली सुबह वो अपनी बेटी बेथनी को डांटती है कि उसने उसे क्यों नहीं बताया कि वो रात में सर्फिंग करने जा रही है, जो खतरनाक भी हो सकता है। तो बेथनी कहती है कि अगर उसने बताया होता तो वो उसे जाने नहीं देती। टॉम भी वहाँ पे था, जो अपनी बेटी की बात से सहमत था। उसके बाद टॉम अपने सबसे छोटे बेटे के साथ घुटने की सर्जरी के लिए हॉस्पिटल जाता है। इस बीच अलाना, उसके पिता होल्ट और उसका भाई ब्रायन बेथनी को लेने के लिए पहुंचते हैं। फिर तीनों जल्दी से बीच पर पहुंच जाते हैं और तुरंत सर्फिंग शुरू कर देते हैं। शुरू में सिर्फ प्रैक्टिस चल रही थी और सभी लोग लहरों पे सर्फिंग के मजे ले रहे थे, लेकिन अचानक चीजें एक भयानक मोड़ लेती हैं। सारे बच्चों की नींद लग जाती है। वहीं बेथनी ने अपना बायां हाथ पानी में लटकाया हुआ था। तभी एक खतरनाक शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके बाएं हाथ को उसके शरीर से अलग कर देती है, जिससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है और बेथनी को जल्दी से पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद होल्ट अपने बेटे को 911 पे कॉल करने के लिए कहता है और अपनी शर्ट से उसके खून को रोकता है, और ब्रायन अपने ट्रक की ओर भागता है जो पास में ही खड़ा था। वो शेरी को भी इसके बारे में बताता है। वहीं टॉम जब सर्जरी के लिए तैयार हो रहा था, तभी एक नर्स आती है
और सर्जन को बताती है कि एक लड़की के ऊपर एक शार्क ने हमला किया है। टॉम जानना चाहता था कि पेशेंट कौन है, लेकिन सर्जन ने उसे शांत किया और वादा किया कि उसकी स्थिति के बारे में जानने के बाद वो उसे बताएगा। वहीं होल्ट और उसके बच्चे बेथनी को सर्फ बोर्ड पे उठाकर अपने ट्रक में ले जाते हैं। वे फ्रीवे से नीचे ड्राइव करते हैं और हॉस्पिटल के आधे रास्ते में एम्बुलेंस मिलती है। दुर्भाग्य से टॉम को जल्द ही इसके बारे में न्यूज मिलती है और वो घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन सर्जन उसे रोकता है और बताता है कि वो मुश्किल से चल पाएगा। थोड़े समय में बहुत सारा खून बहने के बावजूद डॉक्टर बेथनी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो कई घंटों बाद उठती है और अपनी फैमिली को अपने सामने पाती है। बेथनी काफी हिम्मत वाली थी, वो अपने मोम डैड के सामने रोती भी नहीं है। तभी होल्ट कमरे में आता है और बेथनी उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद देती है। कुछ समय बाद डॉक्टर आता है और समझाता है कि बेथनी अभी भी जीवित रहेगी। कुछ दिनों तक दर्द महसूस होगा। उसका लगभग 60% खून बह चुका है और ये चमत्कार ही है कि वो अभी भी जीवित है। वहीं कुछ दिन बीत जाते हैं और अलाना आखिरकार हॉस्पिटल में अपनी दोस्त से मिलने जाती है। वो इस दुर्घटना के कारण बहुत भावुक है। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन बेथनी उसे बिना उसके रिप कर्ल फोटोशूट करने के लिए प्रेरित करती है। कुछ समय बाद उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है और उसकी मोम उसे घर ले जाती है। वहां पे रिपोर्टर्स की बड़ी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन टॉम बीच में आता है और उनसे बचते हुए कार को घर के पीछे से ले जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बेथनी को धीरे धीरे अपनी चोट की गंभीरता का एहसास होने लगता है। वो थोड़ी बहुत काम करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके लिए बेहद ही मुश्किल साबित होते हैं। तभी टॉम के पास डिनर के समय कुछ अच्छी न्यूज होती है, इसलिए वो सभी को बताता है कि उसे इनसाइड एडिशन नाम के एक शो से फोन आया है। वे बेथनी को एक रोबोटिक हाथ देने के लिए तैयार हैं, अगर वो उनके साथ एक समझौता करने के लिए तैयार है। सभी को आश्चर्य होता है। बेथनी कहती है कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं है और वो इस सौदे के लिए मान जाती है, चाहे चोट कितनी भी गहरी क्यों न हो। बेथनी को एहसास होता है कि जीवन चलता रहता है, वो अपने नए जीवन को जीना सीखेगी। वो कुछ हफ्ते बाद अपने टांके हटवाने के लिए हॉस्पिटल भी जाती है। शेरी अपनी बेटी के हाथ की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। वहीं चर्च की पादरी सारा जैसे ही मैक्सिको से लौटती है, वो बेथनी से मिलने जाती है। दोनों के बीच बातचीत होती है, जिसके दौरान बेथनी अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में रोती है, लेकिन सारा उसे विश्वास रखने के लिए कहती है और कहती है कि ये मुश्किल समय जल्द ही निकल जाएगा। इस बीच कुछ मछुआरे आखिरकार उस शार्क को पकड़ लेते हैं और मार देते हैं, जिसने बेथनी के हाथ को काट लिया था। टॉम रोने से खुद को रोक नहीं पाता जब वो बेथनी के सर्फबोर्ड पर काटने के आकार से उसके मुंह के आकार का टेस्ट करता है। वहीं उस दोपहर बेथनी बीच पर जाती है, जहां अलाना अपना रिप कर्ल फोटोशूट करवा रही होती है। वो उसे सर्फिंग पर वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करती है और बेथनी आखिरकार मान जाती है। बाद में वो अपने परिवार के लिए खाना बनाती है और उन्हें बताती है कि वो सर्फिंग के लिए वापस जाना चाहती है। हर कोई इस बात से एक्साइटेड है और उसकी फैमिली खुशी खुशी अपना सामान पैक करके बीच पर जाते हैं। बेथनी सभी को आश्चर्य में डालते हुए शानदार प्रदर्शन करती है और नू वीडियो शूट करता है। बेथनी इतनी एक्साइटेड है कि वो अपनी फैमिली को बताती है कि वो गेम में भाग लेना चाहती है। थैंक्सगिविंग जल्द ही आ जाता है और टॉम एक पार्टी रखता है, जहां वो बेथनी के लिए टोस्ट बनाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि वो अभी भी उनके साथ रहने के लिए जीवित है। शेरी भी होल्ट के पास जाती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे धन्यवाद देती है। हालांकि उसकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कुछ दिनों बाद इनसाइड एडिशन बेथनी को एक रोबोटिक हाथ भेजता है। यह अजीब तरह से असली हाथ जैसा दिखता है, लेकिन ये वजन नहीं उठा सकता, जिसका मतलब है कि वो इसका यूज सर्फिंग करने के लिए नहीं कर पाएगी। बेथनी को इस बात की बहुत उम्मीद थी, लेकिन अब उसके सपने टूटते दिख रहे हैं। उसे इतना परेशान देखकर शेरी उसका हौसला बढ़ाती है। वो कहती है कि रोबोटिक हाथ के बिना भी वो ब्यूटीफुल है। अपनी फैमिली के सपोर्ट से बेथनी गेम के लिए प्रैक्टिस शुरू कर देती है। वो हर एक चीज रिकॉर्ड करती है ताकि वो उन्हें देख सके और अपनी गलतियों को सुधार सके। जल्द ही वो दिन आता है, हैरिसन परिवार गेमिंग वाली जगह पे पहुंचता है। वहां पे बेथनी अपने चर्च के एक सदस्य को थाईलैंड के लोगों के लिए दान लेते हुए देखती है, जो 2004 के हिंद महासागर में आई सुनामी से तबाह हो गए थे। दुर्भाग्य से बेथनी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती।
क्योंकि वो समय पे लहरों को पकड़ने में असमर्थ रहती है। मोलिना, जो गेम जीतने की प्रबल दावेदार है, वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो बेथनी और हर दूसरे सर्फर को बेरहमी से परेशान करती है। ये देखकर अलाना उसे बेथनी के साथ टक्कर लेने से रोकती है, लेकिन लास्ट में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। गेम का पहला दिन एक दुखद एंडिंग के साथ खत्म होता है, क्योंकि बेथनी का बोर्ड लास्ट में टूट जाता है और उसे पानी से बाहर निकलना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथनी अलाना को उसके लिए खड़े होने की कोशिश करने के लिए डांटती है कि वो किसी की हमदर्दी नहीं चाहती। बेथनी अपने खराब प्रदर्शन से इतनी हताश है कि वो अपने सभी सर्फबोर्ड दे देती है और सर्फिंग पूरी तरह से छोड़ने का फैसला करती है। टॉम कोशिश करता है कि अलाना को उसके लिए खड़ा होने की कोशिश करनी चाहिए। वो अपनी बेटी को हार न मानने के लिए कहता है, लेकिन शेरी उसे कहती है कि बेचारी लड़की पर ज्यादा दबाव न डाले। अब जब सर्फिंग की बात नहीं हो रही है, बेथनी थाईलैंड के मिशन पर अपने चर्च के ग्रुप में शामिल होने का फैसला करती है। वे जल्द ही फुकेत पहुंच जाते हैं, जो सुनामी से पूरी तरह से तबाह हो चुका है। बेथनी ने जो विनाश देखा, उससे वो घबरा गई और तुरंत लोगों की मदद करना शुरू कर दी। यहाँ तबाह हो चुके घरों और सब कुछ खो चुके लोगों के बीच बेथनी को अपनी दुर्घटना में उम्मीद की किरण नजर आने लगी। वो उस दिन मर सकती थी थाईलैंड में बहुत से लोगों की तरह, लेकिन इसके बजाय वो अभी भी जीवित है और उसे अपनी फैमिली का साथ पाने का गुड लक मिला है। इससे लाइफ के प्रति उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। घर लौटने पर बेथनी को पता चलता है कि उसे दुनिया भर से लोगों के बहुत सारे मेल आए हैं। जाहिर है सर्फिंग गेम में उसका वीडियो जंगल की आग की तरह वायरल हो गया। मेल भेजने वालों ने बेथनी को बताया कि वो उनकी हीरो है। इससे बेथनी को प्रोत्साहन मिलता है और वो इंटरनेशनल सर्फिंग गेमिंग में भाग लेने का फैसला करती है, जो जल्द ही शुरू होने वाले हैं। टॉम फिर अपनी बेटी के लिए विशेष रूप से एक सर्फ बोर्ड डिजाइन करता है। वो नीचे की तरफ एक हैंडल लगाता है, जिसका यूज वो लहरों पर पैडल मारते टाइम गिरने से बचने के लिए कर सकती है। ये तरीका पूरी तरह से गेमिंग के नियमों के अंतर्गत है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बेथनी गेमिंग के लिए कड़ी प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जिसमें वजन उठाने के साथ साथ दौड़ लगाना भी शामिल है। वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त अलाना के साथ अपनी दोस्ती को फिर से जगाती है। फिर सीन इंटरनेशनल गेमिंग के दिन में आता है। टॉम अपनी बेटी को एक तरफ खींचता है और उसे आखिरी बार प्रोत्साहित करता है। वो बताता है कि सभी महान सर्फरों का ये स्वभाव होता है कि वे ये समझ लेते हैं कि सबसे अच्छी लहरें कब बनेंगी। उसके अनुसार बेथनी को भी ये जन्म से ही पावर मिली है और वो उसे इसका अच्छा उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं जल्द ही गेम शुरू हो जाती है और बेथनी बाकी गेमरों के साथ आगे बढ़ती है। वो आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाती है, जिससे ऑडियंस काफी हैरान हो जाती है। और ये तब होता है जब बेथनी का सामना अपनी पुरानी दुश्मन मोलिना से होता है। आत्मविश्वास से भरी हुई 10 में से 9 पॉइंट पाने वाली बेथनी 5वें स्थान पर बनी हुई है, जबकि घड़ी की टिक टिक शुरू हो गई है। कुछ मिनट ही बचे होते हैं और वो एक लहर पकड़ लेती है और उस पे सवार हो जाती है। वो लहर के किनारे पर एक करतब भी दिखाती है। 10 में से 10 पॉइंट पाके उसने खुद को परफेक्ट बना लिया। इससे उसे मोलिना को हराने का एक लास्ट मौका मिल गया। सिर्फ 1 मिनट बचा था, लहरें भी शांत हो गई थीं। सभी सर्फर अब केवल वेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सर्फिंग फिर से शुरू करने के लिए लहरों की जरूरत है। लेकिन बेथनी को एक बड़ी लहर बनने का अंदाजा हो जाता है। फिर वो अकेले ही सर्फिंग करने लगती है और हॉर्न बजने पर उसे पकड़ लेती है। ऑडियंस दंग रह जाती है, क्योंकि वो शानदार तरीके से उस पर सवार होती है। हालांकि जजों ने फैसला सुनाया कि उसकी लास्ट सर्फिंग गिनती में नहीं आएगी, क्योंकि वो अंतिम हॉर्न के बाद बोर्ड पर खड़ी थी। टॉम इस डिसीजन से गुस्से में था, लेकिन बेथनी उससे कहती है कि ये बहुत मायने रखता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है। आखिरकार मोलिना को गेम का असली विनर घोषित कर दिया जाता है। वो पहले स्थान के लिए अवार्ड प्राप्त करती है, लेकिन इसे बेथनी के साथ बांटने का फैसला करती है। सम्मान समारोह समाप्त होने के बाद बेथनी से रिपोर्टर पूछते हैं कि अगर उसे उस दिन वापस जाने का मौका मिले जब उसने अपना हाथ खो दिया था, तो क्या वो अभी भी सर्फिंग करना पसंद करेगी। बेथनी कहती है कि वो अपने साथ हुई किसी भी घटना को नहीं बदलना चाहती। उसका मानना है कि उनके एक्सपीरियंस ने उन्हें और अधिक लोगों से जुड़ने और उन्हें प्रेरित करने का मौका दिया है,
और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।